हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी टॉपर बनना चाहते हो? क्या तुम्हारे नोट्स एकदम सुंदर तुम बनाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि यार एग्जाम से पहले मैं इतना क्विकली पढूं, 10 मिनट के अंदर मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएं और मैं अपने जब नोट्स देखूं तो मुझे एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आए कि यार ये मैंने नोट्स बनाए हैं और बहुत ही परफेक्टली बनाए हैं, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। क्या ये सारी चीजें तुम चाहते हो? अगर इसका आंसर यस है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाली हूं एकदम टॉपर स्ट्रैटेजी या फिर टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं। जो भी बच्चे टॉप करते हैं या फिर जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, एग्जैक्टली कैसे नोट्स बनाते हैं, या फिर बेसिकली आपको एग्जैक्टली कैसे नोट्स बनाने चाहिए। अभी तक तुम जैसे भी नोट्स बनाते थे, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि यार ये तो बहुत क्लटर हो गया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कि मुझे खुद की हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रही कि मैंने कॉकरोच बनाया है या मधुमक्खी बनाई है या मैंने मक्खी बना दी है, क्या बनाया है मैंने, कीड़े मकोड़े कुछ तो भी बना दिया मैंने, और उसके बाद इतना ज्यादा मेस्ड अप हो गया है सब कुछ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं पढूं तो मैं इससे पढूं, बुक से पढूं, कहां से पढूं। तो ऐसा तो हमको करना ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि ना आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, जैसे हमने आज कोई सा भी लेक्चर अटेंड किया, कोई सा भी लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं तो हम उसके नोट्स बनाते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि हम लोगों को ना कम स्टडी करना है, ज्यादा अच्छे से रिमेंबर करना है और बढ़िया स्कोर लेके आना है। अब ये तीनों चीजें कैसे करेंगे? कि कम स्टडी कैसे करें, भाई ज्यादा रिमेंबर कैसे करें और अच्छा स्कोर कैसे? ये तीनों चीजें डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप जैसे मैं बताऊं वैसे नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं कि ना बच्चे यूजुअली ये सोचते हैं कि अगर हम पूरा लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो हमको एकदम प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बन रहे हैं हमारे तो, और हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसकी पूरी कॉपी भर दूं मैं वो नोट से, पूरी कॉपी भर दूं नोट से और मैंने बहुत सुंदर नोट्स बनाए, मैंने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए। बेटा ये सबसे बड़ा मिथ है, नोट्स ऐसे कभी बनाए ही नहीं जाते, कभी नहीं। जितना कम, जितना प्रिसाइज नोट्स होंगे उतनी इफेक्टिव स्टडी होगी। फिर से सुनो, जितना प्रिसाइज आपके नोट्स होंगे, प्रिसाइज मतलब जितने छोटे आपके नोट्स होंगे उतनी इफेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो। जितने बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स, यार तो आप नोट्स बना ही क्यों रहे हो? फिर आप बुक में तो वैसे ही दिया हुआ है ना, बुक में कैसे दिया रहता है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लाइन टू लाइन लिखे रहते हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें लिखी रहती है, तो हम नोट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें वो बड़ी बड़ी लाइनों को एकदम छोटा प्रिसाइज फॉर्म में लेके आना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। उसी को बोलते हैं बेटा क्या? शॉर्ट नोट्स, और वही आपको बनाने हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, वो क्या सोचता है कि यार पूरा जो पैराग्राफ है उसको कॉपी कर लेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है कि हम पूरा पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत सुंदर से नोट्स बन जाएंगे। इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई हायरार्की नहीं कि यार इसके बाद क्या टॉपिक है, इसके बाद क्या हमने को लिखना है, उसका कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं, ठीक। उसके बाद भाई अगर तुमने इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, तो उसको तुम कैसे रिवाइज कर पाओगे? रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। और ये जो तुम्हारे बड़े पैराग्राफ्स है ना, ये एकदम बहुत बड़ा वाला टाइम वेस्ट है ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो मैम हमको एग्जैक्टली करना क्या है? सबसे पहली चीज है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स लिखो, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट लिखना है। उसी के साथ आपको डायग्राम्स, टेबल और फ्लो चार्ट तो बनाना ही है। उसके बिना आपके नोट्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैराग्राफ्स लिख रहे हो बड़े बड़े, आप लोगों की आदत भी होगी ना, जब मैं आई थी यहाँ पे नई नई तो मुझे ऐसा बोला गया था बच्चों ने, मैम हमको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हमको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, और वो भी एकदम पूरी डेफिनेशन के साथ चाहिए। तो बेटा पता है ये कैसा हो गया? तो स्पून फीडिंग हो गई यार, और कोई टॉपर ऐसा नहीं करता। टॉपर्स पता है क्या होता है? अब तुम सोचो कि यार ये ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे हम पीपीटीज के थ्रू, यहाँ पे हम डायग्राम्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको नोट्स दूंगी। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो कि मैम हैंड रिटन नोट्स, तो चलो ठीक है वो भी दे दिए हैंड रिटन नोट्स, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? आपके एफर्ट्स क्या है उस चीज में? कुछ भी नहीं, जीरो एफर्ट्स है। तो क्या मार्क्स जीरो आएंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो एफर्ट्स तो लगाओ, एफर्ट्स तो करो खुद से कि यार जो मैंने पढ़ाया है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, उसके रनिंग नोट्स तो बना के देखो एक बार कि मैम जो बोल रही है, मैम जो भी डेफिनेशन बोलती है, मैम जो भी की कॉन्सेप्ट बोल रही है, कीवर्ड्स बोल रही हैं,
उसके एक बार रनिंग नोट्स बनाओ, उसके एक बार कीवर्ड्स वाले नोट्स बनाओ, तभी एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाना है बेटा जो एक बार में देखे तो हमें समझ में आ जाए कि यार ये तो समझ में आ गया, इस पेज में क्या लिखा हुआ है ये हमें समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद जो एकदम फास्ट और स्ट्रेस फ्री रिवीजन वाले नोट्स होने चाहिए। अब मैम कैसे होना चाहिए, देखो देखो बेटा, मान लेते हैं हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो अपना जो भी पेज है, जिस जिस भी कॉपी में आप बना रहे हो ना बेटा, उसको आप मिडिल से पार्ट करोगे। ऐसा आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मिडिल से पार्टीशन करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई टॉपिक लिखा, आपने यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखा स्टार्ट करने के लिए, फिर क्या करना है मैम, हमको ऐसा पॉइंट वाइज की कॉन्सेप्ट में नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन हो गया, इसका क्लासिफिकेशन आया, तो हमने यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन लिखा, कैसे, हमने यहाँ पे लिख दिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्लासिफिकेशन। ठीक, अब क्लासिफिकेशन है 4 टाइप के। ठीक है, अगर अपन इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो देखते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। चार टाइप की क्लासिफिकेशन है, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप के ऐसे क्लासिफिकेशन बना दिए, 1 2 3 4 बना दिए 4 टाइप की क्लासिफिकेशन। हमने पहले टॉपिक लिखा, उस टॉपिक में जो भी चीजें इंक्लूडेड थी हमने वो लिख दी, फिर उसका क्लासिफिकेशन आया। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, फिर हमने यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन लिखा। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, 1 वाला हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया, हेडिंग डाली, इसकी डेफिनेशन ऐसे। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप कंप्लीट पूरा लिख रहे हो, हाँ लॉज आपको पूरे कंप्लीट लिखने पड़ेंगे, जो भी लॉज हैं स्टेट किए गए हैं वो आपको कंप्लीट लिखने पड़ेंगे, जो भी एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी किसी चीज की होती है वो आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि हर चीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसे बुक में लिखी हुई है वैसे ही लिखो। सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आ रहा है जैसा भी, लेकिन वो सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और थ्योरेटिकल वाइज भी वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं। 1 का लिखा, ये लिखा, इसके एग्जाम्पल लिख लिया अपन ने, खत्म। फिर 2 सेकंड वाले का अपन ने टॉपिक डाला, इसकी डेफिनेशन लिखी, इसका एग्जाम्पल लिख लिया, खत्म। 3rd वाले का टॉपिक लिखा, इसका डेफिनेशन लिखी, इसका एग्जाम्पल लिया, खत्म। 4th वाले का डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखा और खत्म हो गया। अब सोचो कि यार तुम लोग अगर ये नोट्स बनाते तो तुम्हारे नोट्स डेफिनेटली ये 4 पेज में बन जाते। तुम्हारे नोट्स जो तुम अभी तक बनाते आ रहे हो बेटा, उस हिसाब से ये जो मैंने 1 पेज में तुम्हारे लिए डिजाइन किया है ना यहाँ पे, वो तुम 4 पेज में बना रहे होते। अब जो भी नोट्स बनाओगे तुम्हें ऐसे ही बनाने हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड फ्लो चार्ट्स बनाया करो। अपने नोट्स में फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड तो डेफिनेटली करना ही करना है, अदरवाइज आपके नोट्स कोई मतलब के नहीं है। बड़ा बड़ा पूरा पैराग्राफ लिखने से कोई मतलब नहीं है बेटा। जितना ज्यादा आप पेज भरोगे ना, उतना कम रिवीजन कर पाओगे बेटा। ठीक है, जितना ज्यादा आप पेज भरोगे उतना कम रिवीजन कर पाओगे, इसलिए अपन को नहीं करना है ऐसा। कम लिखना है और अच्छा लिखना है, कम लिखो अच्छा लिखो ताकि उसको रिवाइज इजीली करो। अब तुम सोचो एग्जाम के पहले तुमने ये पेज खोला तो तुम कितनी देर में इसको पढ़ सकते हो, 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट, कि यार हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली खटाखट, क्योंकि की पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया ना, डायग्राम बनाया। अगर मैं वही क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 करके लिखती तो बेटा आप रिवाइज तो बहुत टाइम लग जाता आपको करने में, समझ रहे हो। इस पेज को रिवाइज करने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगेंगे। मैं पूरे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लूंगी कि अच्छा इसमें हमने टॉपिक डाला है, इसका क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4, खत्म, बस हो गया। 5 मिनट में एकदम एग्जाम रेडी नोट्स बना दिए मैंने यहाँ पे आपके सामने तुरंत अभी के अभी, समझ गए। तो आपको सबसे पहले चीज क्या याद रखना है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखना बेटा, शॉर्ट नोट्स, जितने ज्यादा आप छोटे प्रिसाइज नोट्स बना सकते हो उतने छोटे और प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो टॉपर्स एग्जैक्टली करते क्या है मैम, लेक्चर्स तो आपको अटेंड करना ही है, डेली जो भी लेक्चर हो रहा है वो तो आपको अटेंड डेफिनेटली करना ही है, अदरवाइज तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। उसके बाद लेक्चर अटेंड कर लिया मैम, अब क्या करेंगे, उस लेक्चर के हिसाब से आपको क्रिएटिव नोट्स बनाने हैं। उस लेक्चर क्रिएटिव नोट्स का मतलब ऐसे वाले, ये होते हैं बेटा क्रिएटिव नोट्स। ठीक है, ये होते हैं क्रिएटिव नोट्स। लेक्चर अटेंड किया, उसके हिसाब से आपने नोट्स बनाए, उस नोट्स को आप रिवाइज करो। पता है अच्छे नोट्स बनाते हैं ना तो हमें मन भी करता है कि हम उसको रिवाइज करें।
अदरवाइज हमें लगता है कि यार यार इतना बड़ा है ये तो, यार 4 5 6 10 पेजेस रिवाइज करना है। अगर बेटा उन 10 पेज को तुम 3 पेज में लिख रहे हो तो क्या क्या जा रहा है तुम्हारा। अगर तुम वो 10 बड़े बड़े पेजेस को 3 पेज में कर सकते हो तो कितनी अच्छी बात है। मैं पता क्या करती थी हमेशा कि जो भी चैप्टर है, जो भी चैप्टर चल रहा है ना, जैसे भी चैप्टर चल रहा है उसका स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन टाइप बनाती थी। क्विक रिवीजन कैसा, सिर्फ वो एक पेज में आना चाहिए, सिर्फ वो एक पेज में ही आना चाहिए वो चैप्टर, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो, वो एक पेज में आना चाहिए। कैसे आएगा मैम एक पेज में, यहाँ देखो, जैसे कि मान लेते हैं आपका पेज है तो हमने उस पेज को डिवाइड किया, हमने उस पेज को डिवाइड किया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्विक रिवीजन। अब उस चैप्टर में जो जो भी टॉपिक्स हैं, जो जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, उन सबको इधर लिखना है, और वो भी लाइन वाइज लिखना है, वो भी एकदम लाइन वाइज लिखना है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, हमने स्टार्ट किया बेटा अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स, ठीक है, हमने स्टार्ट किया क्या, अल्कोहल, हमने स्टार्ट किया अल्कोहल। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बनाती हूँ ये, ठीक है, ओके, ताकि आपको दिखे क्लियरली। हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, चल ओके। यहाँ पे लिखा बेटा अल्कोहल, हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के नोट्स बना रहे हैं, मान लेते हैं कोई सा भी चैप्टर ले लो, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर ले लिया, एक जनरल चैप्टर लिया है बेटा, ये क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स एक क्लास 12th का चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैम इसका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, इंट्रो आएगा। इंट्रो में क्या आता है कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है और ईथर क्या है, ठीक है, ये आ गया इंट्रोडक्शन में। लिखना नहीं है, सिर्फ इंट्रो, सिर्फ इंट्रो लिखा है। इसके बाद इसका आ जाएगा, क्या आ जाता है इसका, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नहीं, इसका नोमेनक्लेचर आएगा पहले, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर, हमने इसका नोमेनक्लेचर देख लिया, नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर देख लिया बेटा इसका। इसके बाद क्या देखेंगे, सिर्फ टॉपिक लिख रही हूं मैं, सिर्फ टॉपिक लिख रही हूं। फिर बेटा इसका आ जाएगा क्लासिफिकेशन, हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब सबसे पहले अल्कोहल का, सबसे पहले अल्कोहल का तो मान लेते हैं कि 2 टाइप में पढ़ा था या फिर 3 टाइप में पढ़ा था, तो हमने यहाँ लिख लिया। फिर फिनॉल का हमने पढ़ा, फिनॉल का 2 टाइप में है तो हमने उसको ऐसे बना दिया, स्पेस बचाने के लिए 2 टाइप में ऐसे बना दिया। ईथर का भी 2 टाइप में है तो मैंने क्या किया, ईथर का भी ऐसे बना दिया 2 टाइप में, ठीक है, डन। उसके बाद क्या करना है, हमारा आया प्रिपरेशन, हमारा आया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिपरेशन। अब उसको 5 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं मान लो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 और 5 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी उसका स्टेटमेंट है यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऐसे 1 2 3 4 5 खत्म, ये हो गया। फिर ऐसे ही प्रिपरेशन किसका लिखा मैंने, फिनॉल का, ऐसे ही मैंने किसका लिख दिया, फिनॉल को हम किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, मान लेते हैं हम फिनॉल को 4 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने वो लिख दिया। ईथर को आ जाओ, ईथर पे आ जाओ, ईथर, ईथर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम मान लेते हैं 2 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमने वो लिख दिया, ईथर का प्रिपरेशन लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, कि यार अपन नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले अल्कोहल की, अल्कोहल में मान लेते हैं 3 टाइप की, तो 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद फिनॉल की, फिनॉल की कैसी है, फिनॉल की भी 2 हो गई, तो 1 2, और मान लेते एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली, 1 2 3। ईथर की हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद आखिरी में आ जाएगा इसका कुछ तो भी मान लेते हैं कि इसका आ गया आपका एग्जाम्पल्स तो हो गया, यूपीएससी नेम भी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, यूजेस कहाँ का यूज होते हैं, अल्कोहल का यूज होता है, वो लिख लो, कैसे लिखोगे अल्कोहल कैसे यूज होता है। देखो अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन वो ज्यादा आपका पेज ले लेगा, लेकिन इसलिए हम कैसे बनाएंगे, ऐसा 1 2 3, ठीक है। फिनॉल का ये सबसे बेस्ट रहता है, फिनॉल का ऐसा 1 2 3, और ईथर का हमारे पास जगह नहीं है अगर, तो हमने ऐसे बना दिया। मैंने पूरे एक चैप्टर को एक पेज में आपके सामने बना के दिखा दिया, समझ आया, एक पूरे कंप्लीट चैप्टर को, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और अभी तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बनाया है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर आप खुद से एक बार ट्राई करोगे इसको तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। और मैं क्लास 11th और 12th से ऐसे ही करते आ रही हूँ। मैं क्या करती थी, क्विक रिवीजन के तौर पे, इससे क्या होगा बेटा, एग्जाम जब आप रिवीजन करोगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो आप क्विकली देख सकते हो कि मेरा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, क्या मैंने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया, कि प्रिपरेशन में आपने 1 2 3 4, क्या मैंने 5 प्रिपरेशन कंप्लीट पढ़ ली है अच्छे से, कैसे पता चलेगा, आप पूरे पन्ने तो पलट के देखोगे नहीं ना,
वो भी देखोगे लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ज्यादा। इसलिए एक पेज पे मैंने पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन बना दिया कि उसको हम एग्जाम के पहले 2 मिनट में स्कैन करके देख सकते हैं कि यार मेरा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, इस वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे क्या क्या स्पेसिफिकली पढ़ना है। और अगर मान लो कुछ इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप स्टार लगा सकते हो। अगर मान लो कि ये वाली प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट तो इस पर स्टार लगा दो, अगर ये फिनॉल की इंपॉर्टेंट है इस पर स्टार लगा दो, अगर यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल का इंपॉर्टेंट है तो इस पर स्टार लगा दो। बस क्विकली आप इनको देख लो कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैम ने स्टार मार्क करने को बोला था तो हमने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। बस सिंपल है, समझ गए? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और यार अगर रिवाइज करोगे तो आप बहुत बढ़िया मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, लेक्चर अटेंड करो, स्मार्ट नोट्स, क्रिएटिव नोट्स बनाओ, उसके इस टाइप से क्रिएटिव नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। अगर आपने इतने सुंदर नोट्स बना लिए ना बेटा तो आप उसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद स्कोर तो आप अच्छा कर ही लोगे, स्कोर तो आप अच्छा कर ही लोगे। और पता है ये जो स्मार्ट नोट्स है ना, इनको बनाने का फायदा पता है क्या है? इनको बनाने का फायदा क्या है? एक तो आप रिवाइज बहुत इजीली कर लोगे, बहुत इजीली आप रिवाइज कर लोगे। देखो मैं 5 मिनट में इसको पूरा स्कैन कर सकती हूँ, आप भी 5 मिनट में इसको पूरा को स्कैन कर सकते हो। उसके बाद ज्यादा टाइम तक हमको दिमाग में याद रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग पता है क्या है, हमारा दिमाग बोलता है कि भाई एक ही तो पेज है, हाँ यार पढ़ लेते हैं यार, एक ही तो पेज है। अगर आप दिमाग के सामने इतनी मोटी बुक रख दोगे, यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है, अगर दिमाग के पास इतनी मोटी बुक रख दोगे तो क्या बोलोगे, भाई इतनी मोटी बुक मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आप एक पेज दे दो, अरे इतना सा पेज है यार, ये तो पढ़ लेंगे यार, है ना? ऐसे होता है। तो दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ेगा बेटा आपको, इसीलिए आप ज्यादा देर तक इसको रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका टाइम भी सेव होता है, आपका टाइम सेव होता है, और सबसे बड़ी बात आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है कि यार हमको 10-12 पेजेस नहीं पढ़ने, हमको तो सिर्फ 2-3 ऐसे छोटे छोटे पेजेस पढ़ने हैं जिसमें हमने स्मार्ट क्रिएटिव नोट्स बनाए हैं। समझ गए कि नहीं? बताओ जल्दी से। तो मैं ये आइडिया पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमको ये वाला आइडिया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त लगा। अब देखो बेसिकली नोट्स कैसे बनाने बेटा आपको, एक तो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना, कोई भी आपको वर्ड टू वर्ड पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है। जो भी की कॉन्सेप्ट है, जो भी की कॉन्सेप्ट है उसको आप लिख लो, ठीक है? उसको आप ऐसे ऐसे एरो करके की कॉन्सेप्ट को लिखा करो, की कॉन्सेप्ट को लिखा करो। कभी भी फुल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट तो आप बना सकते हो ना, एग्जाम के टाइम पे आप इट इज आ ये करके ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हो ना। तो आपको की कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स लिखने होते हैं। उसके बाद जो भी मेन चीज है बेटा उसको हाईलाइट क्या करो, हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाईलाइटिंग से क्या होता है ना कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो तुरंत आपके आंखों के सामने आ जाती है कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिमाग के अंदर बैठ जाती है, ठीक? तो हाईलाइट तो आपको करना है। हमेशा फ्लो चार्ट, हमेशा डायग्राम्स को भी यूज करना है, फ्लो चार्ट डायग्राम्स को भी यूज करना है, और शॉर्ट रखना है। जितना छोटे नोट्स बनाओगे उतनी ही अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ये याद रखो। जितने छोटे हम नोट्स बनाएंगे उतनी ही अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है? अब देखो फ्लो चार्ट्स अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट की। जैसे मैंने आपको बताया, देखो कोई भी चीज है, आपने उसका एक फ्लो चार्ट बनाया, ऐसा 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 और ये। अब मान लेते हैं ये कोई चीज है तो ये भी 2 चीजों में डिवाइड हो गई है। मान लेते हैं ये जो चीज है ये 4 में डिवाइड हुई, तो 1 2 3 4, ठीक है? ये जो चीज है ये 2 में डिवाइड हुई, तो ऐसा बनाओ, ये हो गया। कितना सुंदर दिख रहा है। आप 2 मिनट के अंदर इस फ्लो चार्ट को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप इसको पैराग्राफ में लिखते तो बेटा आपको आधा घंटा लग जाता रिवाइज करने में, लेकिन वहीं आप जब फ्लो चार्ट बना के लिख रहे हो, जो कि आपकी केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जिसमें फ्लो चार्ट तो आपको डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर हम बात करें टेबल की, तो अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो बेटा डिफरेंस बिटवीन कभी ऐसे नहीं लिखना है कि एक का ऊपर पैराग्राफ अलग लिख दिया, एक का नीचे पैराग्राफ अलग लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। कैसे करोगे? सिंपल है ना, एक ऐसा बनाओ, टेबल बना दो, बस खत्म हो गई। यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो आपका ए, जो भी ए है, और यहाँ पे लिखो बी। बस आप इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो भी हैं उसको लिखते चले जाओ, खत्म। तो टेबल फॉर्म में क्या होने वाला है, जो कंपैरिजंस होते हैं, एलिमेंट्स हो गया, ग्रुप्स, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, इन सब डेफिनेशंस आप साइड बाय साइड लिख सकते हो।
उसके बाद माइंड मैप, जो मैंने आपको ये बताया ना, ये जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का बताया था बेटा मैंने अभी आपको, ये क्या है, ये एक माइंड मैप बनाया है अपन ने, इस चैप्टर का माइंड मैप बना दिया कि यार एग्जाम से पहले जब मैं ये चैप्टर देखूंगा, जब मैं ये माइंड मैप देखूंगा, तो मुझे पक्के से यकीन हो जाएगा कि यार मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो माइंड मैप बनाना इसलिए जरूरी है कि यार हर चैप्टर का आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा उससे आपको। ठीक है, और बुलेट नोट्स तो आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा आपने, कोई सा भी टॉपिक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, कुछ की पॉइंट्स ऐसे बुलेट फॉर्म में लिखना है बेटा, बुलेट फॉर्म में, ये बुलेट पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, इजी टू क्या बोलते हैं, एक्सेस हो जाएगा ये आपके लिए, इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इजीली आप इसको स्कैन कर सकते हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट में हो, आप इजीली इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में। तो देखो, सबसे पहले फ्लो चार्ट तो बनाना ही है, जो भी आप नोट्स बनाओगे फ्लो चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, माइंड मैप बनाना है, बुलेट पॉइंट्स में भी लिखना है। समझ में आ गया? अब देखो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है बेटा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। केमिस्ट्री में कैसे करना है, आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, फॉर्मूला शीट बनानी है। ठीक है, जो कि मैं आपको देती हूँ, फॉर्मूला शीट मैं आपको यूजुअली दे ही देती हूँ। ठीक, और जो भी कॉन्सेप्ट के मैप्स है, माइंड मैप टाइप, वो बनाना है। फिजिक्स में कैसे करोगे आप, जो भी फॉर्मूला है बेटा उसकी अलग से नोटबुक बना लो कि यार इसमें फॉर्मूला है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला है, और एक पेपर पे लिखने का ट्राई करो, एक पेपर पे ही लिख के आएगा बेटा, अदरवाइज तो आप लिखते जाओगे। जो भी थ्योरीज है शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट करके उस थ्योरी को लिखते जाओ, और न्यूमेरिकल टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से क्लाउड फॉर्म में या फिर कुछ भी ऐसा शेप बना लिया। तो जितना जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना तुम नोट्स बनाने में, जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, मतलब क्रिएटिव वे में, ऐसे नहीं कि उसमें कलरफुल बना रहे, कलर भर रहे हो उसमें, ये वो ऐसा नहीं। हाईलाइटेशन भी मैं बताऊंगी, हाईलाइट कैसे करते हैं, वो वाला अलग चीज है, लेकिन नोट्स पे टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि उसको एकदम परफेक्ट बनाना है एक ही बार में। अगर आपको एक चैप्टर के जो नोट्स हैं वो एक बार में बना लिए ना आपने, तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और ना ही पड़ेगी। अगर आपने एक बार परफेक्टली नोट्स अच्छे से बना लिए, साल भर बेटा उसी को रिवाइज करो, साल भर फिर उसी को देखो, एक बार बना लो ना। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, फिर दूसरी बार वापस पढ़ने बैठे उस चैप्टर को, फिर से नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं होता। एक बार उस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, फिर जब दूसरी बार रिवाइज करने बैठोगे तो नोट्स को रिवाइज करना, उस चैप्टर को लेके मत बैठना। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये देखो मैथ्स में कैसे करोगे, फॉर्मूला शीट रहती है आपकी, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है उनको लिख सकते हो, और जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है बेटा, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि हम जो भी मिस्टेक कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज हम कर रहे हैं कि यार इसमें हमने ये वाला मिस्टेक कर दी, हमने हमारा ये वीक पॉइंट है, उसको भी लिखो। उससे क्या होगा, आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना, आपको ये याद आ जाएगा कि यार मैंने यहाँ पे गलती करी थी, तो मुझे अब दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में, तभी बेटा इजीली कर पाओगे। अब मैं जो आपको बता रही थी कि कलर कैसे करना है, तो हाईलाइट होता है बेटा, हाईलाइटिंग करोगे आप, कैसे करोगे देखो, यूजुअली, ये तो मैं यूजुअली बता रही हूँ, ठीक है, आप कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। डेफिनेशंस के लिए, क्या ये डेफिनेशन लिखी है तो डेफिनेशन को हाईलाइट करने के लिए येलो कलर यूज कर सकते हो, फॉर्मूला को हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। अगर कोई एक्सेप्शन है, जो कि केमिस्ट्री में तो बहुत सारे होते हैं, तो पिंक कलर, या फिर बेटा मैं तो बोल रही हूँ कि अगर कलर नहीं कर सकते तो क्लाउड बना दो यार, अगर नहीं बना सकते तो एक सर्कल बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, एक हैशटैग लगा दो, एक स्टार लगा दो। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप चीजों को एनहेंस करके लिख सकते हो। हर एक चीज को हाईलाइट नहीं करना है, हर एक चीज को अगर कलरफुल कर दोगे हाईलाइटर पेन से, तो फिर बेटा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ येलो दिख रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, तो हाईलाइट क्यों किया, फिर क्या जरूरत थी हाईलाइट करने की। इसलिए हर चीज हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, क्या करोगे, अगर आप हाईलाइटिंग पेन का यूज नहीं भी कर रहे हो, तो आप ऐसे क्लाउड, सर्कल, हैशटैग, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपका मन है उस शेप में जाके आप अपनी चीजें लिख सकते हो, ताकि वो हाईलाइट अलग से हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखी है, ये इस पेपर में कोई डेफिनेशन लिख रही हूँ, ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे कोई लिखा और यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा करके बना दिया, तो देखो ये तो अलग से हाईलाइट हो ही रहा है ना। ये जो क्लाउड बना है बेटा, ये अलग से हाईलाइट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना। तो बस
ऐसे ही हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, ऐसे ही हमको हाईलाइशन करना पड़ेगा, समझ गए। अब जो पहले आपके नोट्स थे ये एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ क्लटर वाले, उनको सुंदर सा चेंज कर दो और पॉइंट वाइज देखो कितने सुंदर नोट्स लग रहे हैं कि एक बार देखते से अपन को समझ में आ जाएगा कि यार ये वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स है, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई हेडिंग नहीं डाल रहे हो, कोई डायग्राम नहीं बना रहे हो, तो आप एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करना तो भूल ही जाओ, आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ से पढ़ूंगा। लेकिन जब आप बढ़िया से जैसे मैंने बताए हैं वैसे नोट्स बनाओगे ना तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा। फ्लो चार्ट बनाओ बेटा, हेडिंग सब हेडिंग लिखो, कीवर्ड्स में लिखो, कलर मतलब हाईलाइट करो उसको, ठीक है, हाईलाइट करो अच्छे से ताकि वो एकदम आप 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सको, उन नोट्स को आप 10 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट रिवाइज कर सको। ऐसे नोट्स बनाना है अपन को, ठीक है। अब रिवीजन करने का एक तरीका बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्लास हुई है, जैसे मान लेते हैं आज आपकी क्लास हुई है, ठीक है, आज आपकी क्लास हुई है, तो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आप उसको वापस से रिवाइज करेंगे। एक बार बस एक बार गो थ्रू कर लेना कि मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको मैं एक बार गो थ्रू कर लूं, ठीक है। दूसरी चीज, एक वीक के बाद क्या करोगे, एक वीक के बाद क्या करोगे, जो भी आपके नोट्स बने हैं पूरे वीक में उसको रिव्यू करोगे, जो भी आपके पूरे वीक में नोट्स बने हैं बेटा उसको रिव्यू करने वाले हो। और एक मंथ पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है उसको आप रिव्यू करोगे, उसको आप रिव्यू करोगे प्लस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये होता है रिवीजन करने का तरीका। तो आपने जो भी डेली आप पढ़ रहे हो उसको 24 घंटे के अंदर एक बार देख लो यार, एक बार उठाओ कॉपी और देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको याद करो, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ कि आपको उसको याद करने बैठना है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जहां पे भी आपने जो भी नोट्स बनाए हैं बेटा एक बार उठा लो उनको और एक बार बस पन्ने पलट लो, बस ये देख लो कि यार मैंने सुंदर नोट्स बनाए हैं, बस खत्म। कि यार मैंने अच्छे नोट्स बनाए, अच्छा इस पे मैंने ये लिखा है, इस पे मैंने ये हेडिंग लिखी है, ठीक है, इतना ही देखना है। रोज इतना 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 कर लिया ना तो आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाएगी कि यार भाई तूने देख ये इस पेज पे उस वाले राइट कॉर्नर पे एक क्लाउड बनाया था, उसमें तूने आइसोमर की डेफिनेशन लिखी है, उसमें एग्जाम्पल लिखा है, देख याद कर। तो बेटा एग्जाम के टाइम में आपको याद करने में ईजी हो जाएगी वो चीज, बहुत ईजी हो जाएगी वो चीज, समझ में आ गया, समझ में आया। और आखिरी में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है तो यार ऑर्गेनाइज हो जाओ, ठीक है, ऑर्गेनाइज करो अपनी नोटबुक्स, ऑर्गेनाइज करो खुद को सबसे पहले, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स के साथ आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी है। फॉर्मूला शीट के बाद माइंड मैप, माइंड मैप तो भूलने ही नहीं है, ठीक है। जो भी आपने पुराने नोट्स बनाए हैं बेटा उसको रिवाइज करना है, रिवाइज ओल्ड नोट्स, ठीक है, रिवाइज ओल्ड नोट्स। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको हर वीक के बाद क्या करना है, रिवाइज करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, चैप्टर को रिवाइज करना है। और उसके बाद आखिरी में टेस्ट दे दो यार, आखिरी में बस एक टेस्ट दे देना है कि क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बताओ क्या तुमको ये समझ में आया कि नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, एक प्रॉपर स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। तो यार तुम्हारी क्लास 11 एकदम मक्खन हो जाएगी। अभी हमने शुरुआत ही करी है, अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बाकी होंगे। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि यार नोट्स ऐसे बनाओ, यार नोट्स बढ़िया बनाओगे, छोटे बनाओगे, जितने छोटे नोट्स उतना अच्छा इफेक्टिव स्टडी। याद रखना ये, जितने छोटे नोट्स होंगे बेटा उतनी बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे हमेशा, ठीक है। डन है क्या, बताओ जल्दी से आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमको ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम इसको फॉलो करेंगे। और मुझे कमेंट डाउन करेंगे मैम फॉलो, हम वी विल लिटरली फॉलो, वी विल डू इट। मुझे ये सारी चीज़ें कमेंट डाउन करके बता देना और सेशन को कर देंगे लाइक। अगर आप MHT CET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना तो बेटा हमारी तत्व बुक आ चुकी है जो कि MHT CET के लिए डेडिकेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स की बुक है, जस्ट फॉर ₹1800 है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ देखो नीव बैच और शौर्य बैच आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है जो कि है ₹3499 एंड प्राइम बैच फॉर 2 years इज फॉर 6499। इसी के साथ इन्फिनिटी बैचेस भी हैं और इन्फिनिटी प्लस
बैच भी आपको इतने कम प्राइस में मिल जाएंगे। साथ ही मौर्या बैच जो कि चल रहा है चल रहा है MHT CET 2027 के लिए, प्राइम बैच आपको मिलेगा 2,999 में फॉर जस्ट 1 ईयर। उसके बाद है इन्फिनिटी बैच एंड देन है इन्फिनिटी प्लस बैच। साथ ही अगर मैं बताऊं आपको, IVSAT का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाके आप उस टेस्ट को देंगे और तुरंत आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही ये देखो, MHT CET का बहुत बढ़िया सा वेदांतु का रिजल्ट जो कि 99.99 परसेंटाइल। साथ ही ये है JEE मेंस 2026 के रिजल्ट, 2025 के रिजल्ट, और ये हैं साथ ही नीट के रिजल्ट्स। मतलब ओवर 1400 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन 2025 फ्रॉम वेदांतु। और ये है बेटा वेदांतु के सारे ऑफलाइन सेंटर्स। अगर आप विजिट करना चाहते हो, पुणे में है PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव। और साथ ही यहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो है ना ये मजेदार कि नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, और आज के बाद हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।